हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पहुंच गए। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर था, जिसको हमने बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में कंप्लीट कर लिया और आप लोगों को मजा भी आया होगा, एंजॉय भी किए होंगे आप लोग। यस, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 यहां पे डील करने वाले हैं, दैट इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एक क्वेश्चन तो आता ही है। यदि मेजरमेंट का किसी एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एरर एनालिसिस से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहां पे पता चलेगा कि सबसे पहले मैं सिलेबस इंट्रोडक्शन आपको करूंगा, सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाई करना रहता है। देन उसके बाद हम लोग यहां पे 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। ओके, तो चलिए सभी लोग अपने कॉपी पेन उठाओ और अपने कॉपी पेन उठा के मतलब अपने कॉपी में सिलेबस के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू सिलेबस, है ना। सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस मैं आप लोगों को कराता हूं। चलिए, तो क्या क्या आपने को स्टडी करना है इस वाले चैप्टर में। तो दिस इज चैप्टर नंबर 8, नाम है इसका एरर एनालिसिस। भाई एरर एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 8 और हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। क्या के बारे में पढ़ने वाले हैं? एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ बना देता हूं ताकि फर्दर यूज के लिए काम आता है। तो जस्ट आप लोग को शेयर तो नहीं करता क्योंकि आप लोग ऑफलाइन वाले हो, लेकिन ठीक है, कभी यूजफुल होता है तो मैं आप लोगों को दे दूंगा या फिर मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो मैं, ठीक है, आप लोगों को कैसे भी करके इसको रहना चाहिए मेरे पास, मतलब, है ना। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 में मैं सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताता हूं। तो सिलेबस एरर एनालिसिस है हमारे पास, है ना। अब मैं यहां पे बातें करता हूं टाइप्स ऑफ स्टैटिक एरर। देखो यार, इसमें 4 सेक्शन होता है, 4 सेक्शन होता है। एक हम लोग यहां पे सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ स्टैटिक एरर के बारे में पढ़ते हैं कि एरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, वो पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिक एरर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पे जैसे ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। फिर सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो यहां से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि आपको दे देगा रीडिंग में मिस्टेक, कौन से एरर का प्रकार है आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन एरर हो रहा है तो क्यों, किस में आएगा फ्रिक्शन एरर, किस में आएगा? तो सिंपल सी बात है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगा। जैसे एजिंग इफेक्ट हो रहा है तो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगा। जैसे कि यहां पे एनवायरमेंटल मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है यदि इंस्ट्रूमेंट पे, है ना, या तो फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो किस में आएगा? एनवायरमेंटल एरर में आएगा। तो ऐसे टाइप का आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे यहां पे टाइप्स ऑफ स्टैटिक एरर में। ओके, तो बेसिकली मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जस्ट सिलेबस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। तो यहां पे किस टाइप का चीजें हम लोग पढ़ेंगे मैंने वो बता दिया। अब हम लोग यहां पे देखते हैं जो सेकंड जो पॉइंट रहने वाला है मेरे लिए, जो सेकंड पॉइंट रहने वाला है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, जो सेकंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो यहां पे क्या क्या पॉइंट रहेगा देखिए आप लोग। यहां पे आपके पास रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में रहेगा यहां पे कितने टाइप के आपके एरर होते हैं। तो एरर तो आपका भैया यहां पे क्या क्या पढ़ोगे, एरर के बारे में क्या क्या पढ़ोगे देखिए आप लोग। एरर के बारे में पढ़ोगे कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, स्टैटिक एरर क्या होता है, फिर रिलेटिव एरर क्या है, फिर परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होता है, लिमिटिंग एरर किसको बोलते हैं। इसमें आप पढ़ोगे परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या है, इसके बारे में जानोगे आप, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे। फिर यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, जैसे आपको सम करना है, जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, कोई दो वैल्यूज को, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे आपको डिवीजन करना है ना, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल सकते हो। तो उसके लिए एरर को लिखते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं तो दोनों का एक रेजिस्टेंस का एरर प्लस माइनस 2% है, तीसरे रेजिस्टेंस का एरर प्लस माइनस 4% है। तो आप डायरेक्ट 2 और 3, 2 और 4, 6 नहीं कर सकते। उसका क्या लॉजिक होता है, उसके एरर को लिखते कैसे हैं वो अभी सिखाया जाएगा। या फिर जैसे कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, आपको वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, वोल्टेज का एक एरर दे दिया है, करंट का एक एरर दे दिया है, तो आप R = V/I करोगे।
तो V बाई I करोगे, डिवीजन करोगे वोल्टेज और करंट को, तो उसके एरर को लिखोगे कैसे? कैसे लिखोगे आप? जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे, वो सब पता चलेगी इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो यहां पे सम के लिए क्या होता है, जब क्वांटिटी सम हो रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए एरर कैसे लिखोगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, डिवीजन के लिए क्या होगा, एरर ड्यू टू कंपोजिट फैक्टर के लिए क्या होगा। कंपोजिट फैक्टर का मतलब यह है कि मान लो यहां पे आपको ये y का निकालना है और x के पावर में n है और यहां पे z के पावर में आपके पास क्या है, m है। इसका एरर क्या होगा, ये कंपोजिट फैक्टर, इसका एरर कैसे लिखोगे आप, वो सब चीज मैं सिखाऊंगा आपको इस क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग का जो तीसरा यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मेरे पास, वो रहेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एरर। ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एरर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए, इसमें ये वाला जो है टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एरर जो होता है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप रैंडम एरर पढ़ोगे बेटा, यहां पे स्टार्टिंग में सिलेबस का जो इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट जो बताया, रैंडम एरर, टाइप्स ऑफ एरर तीन तरीके का था ना। एक आपके पास क्या था बेटा, ग्रॉस एरर था, एक सिस्टमैटिक एरर था और तीसरा रैंडम एरर। तो जब रैंडम एरर का एनालिसिस आप करोगे, दैट एनालिसिस इज नोन एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसी एनालिसिस को आप क्या बोलते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलते हो। तो उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इतने सारे पॉइंट्स होता है जिसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा। जैसे कि कोई पूछ दिया कि मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, जैसे कोई पूछ दिया डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ एरर कैसे निकाला जाता है, एवरेज रेंज ऑफ एरर कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है, वेरिएंस यहां पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वेरिएंस कैसे फाइंड करते हो, प्रोबेबल एरर कैसे फाइंड करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज का कैसे निकालते हो, अनसर्टेनिटी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज का कैसे निकालते हो, ये सारे चीजों की बात करता है। तो इन सारे चीजों की बात करेगा तो आप उसको कैसे निकालोगे। तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हमारा सिलेबस में चौथा है, आए बात समझ में। उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो चौथा इसका सेक्शन होगा, इसका जो फोर्थ सेक्शन होगा, जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास, वो है हमारे पास स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है हमारे पास, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेगा तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या के बारे में जानना है। देखो, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आ रहा है बात समझ में। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे यहां पे। तो हमारे पास क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि कोई पूछेगा भैया एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेटमेंट वाइज आपको पहचानना रहेगा कि जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्यूरेसी का स्टेटमेंट है या प्रिसीजन का स्टेटमेंट है या रिपीटेबिलिटी का स्टेटमेंट है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का स्टेटमेंट है या सेंसिटिविटी का है या रिजोल्यूशन का है या हिस्ट्रेसिस का है, थ्रेशोल्ड का है, डेड टाइम क्या है, डेड जोन क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, जीरो ड्रिफ्ट क्या है। तो जितने भी पॉइंट होता है यहां पे, ये सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरा चौथा सेक्शन होगा। ओके, तो कहीं न कहीं 4 सेक्शन मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया। ये चारों सेक्शन को अपने को पढ़ना है, तो 4 पार्ट में वीडियो रहेगा। उसके बाद प्रॉब्लम का भी हो सकता है, साथ में मैं प्रॉब्लम लेके चलूंगा, प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल वाला प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो रहेगा वो कंबाइंड प्रॉब्लम रहेगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो 4 सेक्शन है इस चैप्टर में, 4 सेक्शन है इस चैप्टर में, जिसमें पहला मैंने आपको क्या बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बात कही। दूसरा मैं एरर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एरर। तीसरा टॉपिक में मैंने क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एरर के बारे में मैंने बात कही, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और चौथा टॉपिक मैंने यहां पे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बात कही। तो 4 आपके पास टॉपिक है, चारों टॉपिक के अंदर में आपको इस तरीके से चीजों को स्टडी करना है। इतनी बात समझ में आ गया। चलो, तो अभी हो गया सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया बेटा। चलो, अब यहां पे हमारा जो पहला टॉपिक आता है, दैट इज योर एरर। चलिए, तो सभी लोग एक बार मुझे बता दो यार जल्दी से कि एरर क्या होता है। एक बार सभी लोग काइंडली जल्दी से बता देंगे कि भैया एरर क्या होता है, एरर क्या होता है।
है ना, यही तो चैप्टर का नेम है, यहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो काइंडली सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि भैया एरर क्या होता है। तो चलो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरर की बात अपन करें तो हमारे पास एरर क्या है, चलो समझते हैं एरर को। एरर क्या होता है इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। समझना मेरे बात को, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब पढ़ाना आप लोगों को। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 2 ओम है। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितना है, 2 ओम है। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस है। लेट्स कंसीडर कि ये रेजिस्टेंस को मैंने ना यहां पे प्लस माइनस आपको 10 वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया। तो अभी मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि मैं इसमें ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरा करंट को फाइंड आउट करना चाहूं तो V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होगा। तो करंट का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, तो मेरे पास 5 एम्पियर का यहां पे आंसर आ गया। तो अभी ना 5 एम्पियर आया, 5 एम्पियर। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1, ये जो 5 एम्पियर का करंट अभी आया, इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, ये जो 5 एम्पियर करंट मेरे पास आया, इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, एनीबॉडी, किसी को कोई आइडिया? तो इस करंट को मैं बोलूंगा ट्रू वैल्यू। क्या बोलूंगा इसको मैं, इसका ट्रू वैल्यू। ये करंट को मैं क्या बोलूंगा, यहां पे ट्रू वैल्यू बोलूंगा। कौन सा करंट है ये, ट्रू वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू जो होता है वही मेरे पास कौन सा वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू। वही मेरे पास थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। तो ये मेरे पास ट्रू वैल्यू हो गया और ये इसी को मैं क्या बोलता हूं, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू ही मेरा ट्रू वैल्यू होता है। आया बात समझ में? मैंने क्या लगाया यहां पे, ओम्स लॉ। तो जो वैल्यू मिला मुझे 5 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू, और वी कैन सिंपली से थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। चलिए नाउ केस नंबर 2, आई एम टेकिंग केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब यहां पे मैं केस नंबर 2 आप लोगों से डिस्कस करता हूं। यहां पे मैं केस नंबर 2 डिस्कस करता हूं। ये जस्ट आई एम टेकिंग केस नंबर 2। ये अब केस नंबर 2 मैं डिस्कस करूं यहां पे, तो सिंपल सी बात है। देखिए यहां पे ले लेता हूं केस नंबर 2, यहां पे मैं केस नंबर 2 ले लेता हूं। दिस इज योर केस नंबर 2। अब मैं क्या कर लेता हूं बेटा, अब यहां पे ना एक सिंपल सी बात है, मैं एक ए मीटर कनेक्ट कर देता हूं। क्या कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, एक ए मीटर। अब मैं एम मीटर कनेक्ट कर देता हूं और इसको अब एम मीटर के थ्रू मेजर करता हूं मैं। जब एम मीटर के थ्रू मैं मेजर करता हूं तो मेरा जो एम मीटर है वो जो रीडिंग देगा, एम मीटर है वो मेरा कितना रीडिंग देगा। लेट अस कंसीडर कि एम मीटर रीडिंग मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, एम मीटर, एम मीटर रीडिंग यहां पे लिखना चाहूंगा। तो लेट अस कंसीडर कि मेरा जो एम मीटर रीडिंग आया वो 4 एम्पियर आ गया। आना था इसको 5 एम्पियर बट आ गया 4 एम्पियर। आना था उसको 5 एम्पियर बट जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है एम मीटर का, वो कितना आ गया बेटा मेरे पास, 4 एम्पियर आ गया। आया बात समझ में, ये 4 एम्पियर मेरे पास आ गया। आना था उसको 5 एम्पियर लेकिन आया कितना, 4 एम्पियर। इसको थ्योरेटिकली 5 एम्पियर आना था, ये तो मेरा ट्रू वैल्यू हुआ ना, बट मेजर्ड वैल्यू जो मेरे पास आया वो 4 एम्पियर आ गया। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, तो यहां पे 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, मतलब यदि मैं यहां पे एरर फाइंड करना चाहूं, दोनों का डिफरेंस करना चाहूं, ये मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है, ये मेरे पास ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस करना, ये मान लो 4 आ गया, 6 भी आ सकता था, 5 ना आके 5 भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 ले लिया, 4 एज्यूम कर लिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, ये दोनों का, किसका किसका बेटा, मेजर्ड वैल्यू और ये जो ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस हुआ, इसी डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। इसी डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, एरर। तो एरर क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, और एरर इसी दोनों का डिफरेंस को, मेजर और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस को एरर बोलेंगे। और यही एरर को अपन क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो, इसी एरर को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर बेटा, एब्सोल्यूट एरर। तो यही एरर मेरे पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूटली एरर हो ही रहा है। एक 4 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 4 है,
तो 5 माइनस 4 है ना, मेजर कितना है 4 है और ट्रू कितना है आपके पास 5 है, तो -1 का यहां पे एरर आ गया। तो एरर जो होता है वो प्लस माइनस में इसको रिप्रेजेंट कर दे सकते हो, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए एरर जब भी निकालते हो तो प्लस माइनस लिख दिया जाता है। और इसी एरर को आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट एरर बोलते हो। बात समझ में आ गया। अब देखो एब्सोल्यूट एरर आपको पता है, पहला एब्सोल्यूट एरर यहां से आपको पता चल गया। मान लो इसी एब्सोल्यूट एरर को किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हो, ट्रू के रेस्पेक्ट में, तो उसी को आप क्या बोल देते हो, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हो, ट्रू के रेस्पेक्ट में, तो उसको आप रिलेटिव एरर बोलोगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर देते हो। मान लो ये रिलेटिव एरर है ना, और इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, डेल ए डिवाइडेड बाय एटी। यदि यहां पे एब्सोल्यूट एरर को आप ट्रू के रेस्पेक्ट में आप बताना चाहते हो, और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देता हूं मैं, इनटू 100 कर देता हूं, तो ये जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आया है उसको आप ट्रू के रेस्पेक्ट में बताना चाहते हो, ट्रू के रिलेटिवली कितना है बताना चाहते हो, इस ट्रू के रिलेटिवली कितना है बताना चाहते हो, तो उस एरर को रिलेटिव एरर बोलेंगे, उस एरर को रिलेटिव। इसलिए यहां पे आपके पास लिखा रहता है ऐसा करके, डेल ए बाई ए, या फिर वोल्टेज है तो डेल वी बाई वी, पावर है तो डेल पी बाई पी, करंट है तो इसी को लिखा रहता है डेल आई बाई आई। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे जो डेल ए है, यहां पे जो डेल ए है, इसको तो हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर। आया बात समझ में, ठीक है। और ये नीचे में जो 80 है, 80 ये हमारा क्या रहता है बेटा, ट्रू वैल्यू होता है। तो एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को ही रिलेटिव एरर बोलते हैं। आप एरर को बता रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, इसलिए इसको रिलेटिव बोल दिया। इसका रिलेटिव कितना होगा बता रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ एरर, जहां पे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ना। एब्सोल्यूट एरर का जो यूनिट क्या होगा, तो जो भी आपका क्वांटिटी है, वोल्टेज है तो वोल्टेज, करंट है तो करंट, ये यूनिट होगा, इसका यूनिट, इसका यूनिट होगा। बट ये जो है इन दोनों का कंप्लीट, यदि रिलेटिव एरर बोलेगा, एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा, बट रिलेटिव एरर बोलेगा तो भाई करंट बाई करंट का रेशियो, वोल्टेज बाई वोल्टेज का ही रेशियो, तो ये यूनिट लेस होगा, ये यूनिट लेस होगा। तो ठीक है, चीजों को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जस्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें मैंने आपको एरर के बारे में बात कही, एरर के बारे में मैंने बताया, तो एरर क्या होता है सब चीज मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मस्त तरीके से अपन चीजों को समझते हैं। भाई स्टार्ट हो गया है, चीजों को समझ रहे हैं हम, तो स्टार्ट तो हो गया है। एरर क्या होता है अपने को समझ में आ गया। तो सिंपली एरर जो होता है ना बेटा, वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है, और जब उसी एरर को ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और जब एब्सोल्यूट एरर को हम लोग ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओके, चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैंने एरर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ओके बेटा, एरर के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। अब ध्यान से देखना, एरर के बारे में जब आप लोगों को मैंने बता दिया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर तो बनता है ना। हाँ, एरर के बारे में यदि मैं बता दिया तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर तो बनता है ना। तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं अगले पेज में, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहां पे लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो देखो यार, एरर को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एरर को अपन दो तरीके से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की मैं बात करूं तो ये एरर को दो तरीके से पढ़ते हो, एक आप स्टैटिक एरर और एक आप पढ़ते हो डायनेमिक एरर। यहां से एक आप पढ़ते हो यहां से स्टैटिक एरर, तो मैं लिख देता हूं यहां पे स्टैटिक, स्टैटिक, और यहां पे मैं लिख देता हूं डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक। ओके, स्टैटिक और डायनेमिक। सर स्टैटिक एरर किसको बोलेंगे यार? स्टैटिक नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक हो, इसका मतलब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता हो, है ना। स्टैटिक मतलब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। द एरर विच इज independent, the error which is independent of time, the error which is independent of time is called static error, is called static error, is called static error, is called static
एरर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक एरर बोलेंगे। आया बात समझ में। अब यहां पे देखिए डायनेमिक एरर, डायनेमिक एरर, डायनेमिक एरर, डायनेमिक एरर, किसको डायनेमिक एरर बोलेंगे? द एरर विच इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऐसा एरर जो टाइम पे डिपेंड करता है, विच इज डिपेंडेंट, विच इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, द एरर which is dependent on time is called the dynamic error। जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता स्टैटिक, जो टाइम पे डिपेंड करता है डायनेमिक। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया सर एरर का क्लासिफिकेशन। अब स्टैटिक एरर जो होता है हमारे पास बच्चों, स्टैटिक एरर जो हमारे पास होता है उसका क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं। तो स्टैटिक एरर जो मेरे पास होता है, स्टैटिक एरर जो मेरे पास होता है, मैं उसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, स्टैटिक एरर का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। तो यदि मैं स्टैटिक एरर का क्लासिफिकेशन करूं यहां पे, ओके, तो ये 3 टाइप का होगा। ये जो स्टैटिक एरर है वो मेरे पास 3 टाइप का होगा। कौन कौन से, ध्यान से देखना है बेटा आप, कौन कौन से 3 तरीके का होगा, ध्यान से देखना है सभी को। ओके, और नोट करते जाना है, फ्लो चार्ट बताते जाना है, ताकि आपको मेरा जो स्टाइल है इसी स्टाइल में पढ़ाता हूं मैं। फ्लो चार्ट बनवाते रहता हूं ताकि चीजें सिस्टमैटिक पढ़ते रहो आप, सिस्टमैटिक दिमाग में रखते जाओ, पुट करते जाओ आप, है ना। तो सब चीज को सिस्टमैटिक रखने से एकदम याद रहता है सिस्टमैटिक तरीके से अपने को। तो यही स्टाइल होना चाहिए। स्टैटिक एरर की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो स्टैटिक एरर 3 टाइप का होगा। एक पहला ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ये स्टैटिक एरर है। दूसरा आपके पास आता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर। और थर्ड हमारे पास आता है रैंडम एरर। क्यों आता है, क्यों होता है, रीजन हमको नहीं पता होता है रैंडम एरर का, तो ये मैं लिख देता हूं रैंडम एरर। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर। यहां पे मैं बात करूं एरर का, तो भाई मेरे पास ये 3 टाइप का एरर मुझे मिल गया। एक ग्रॉस एरर मुझे मिल गया, एक मेरे पास सिस्टमैटिक एरर मिल गया, और एक मेरे पास है रैंडम एरर। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर विच इज ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ओके, चलिए ग्रॉस एरर, चलिए इसका मैं फ्लो चार्ट बना ही रहा हूं, तो भैया इसका भी फ्लो चार्ट बना दो ना, काहे नहीं बनाओगे, इसका भी फ्लो चार्ट बना दो। हाँ बना देते हैं। चलिए भैया इसका भी फ्लो चार्ट मैं बनाऊं, इसका भी फ्लो चार्ट यदि मैं बनाऊं तो देखो आप ध्यान से देखो, मस्त तरीके से देखो, एकदम सिस्टमैटिक फ्लो चार्ट बनाऊंगा मैं, है ना, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहे बेटा, एकदम क्लियर होना जरूरी है ना, एकदम से क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए यहां पे बताइए मुझे, यहां पे बताइए ये जो सिस्टमैटिक एरर है ना, ये कितने टाइप का होगा बताओ। चलो सिस्टमैटिक एरर जो होगा ये कितने टाइप का होगा, तो ये होगा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। और थर्ड में हमारे पास होगा ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। चलो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अब आगे बढ़ें। चलो भैया इतने टाइप का ही है सर, इसको याद करवा दो यार, याद करवा दो। अरे मैं जैसे बच्चा रहता था, मैं मान लो स्टूडेंट रहता था, पढ़ता था, अभी भी बच्चा हूं यार, बड़ा नहीं हूं एकदम से अभी, ठीक है। तो मैं ना इन तीनों को याद करना है, तो मैं पहला पहला लेटर को लिख देता था, जैसे GSR, GST होता है ना, वैसे GSR लिख दो, ये हो गया याद, GSR। अब 10 बार पढ़ोगे यार, रिवीजन करते रहोगे तो याद कैसे हो जाएगा। GSR, G का मतलब ग्रॉस, S का मतलब सिस्टमैटिक, R का मतलब रैंडम, IES जैसे GST होता है वहां पे वैसे GSR, और यहां पे IES का एग्जाम देते हो वैसे IEO। तो ऐसे ना छोटा छोटा बगल में लिख दिया करो, ठीक है। IEO को याद रखोगे IES से, क्योंकि IES का एग्जाम सब देते हैं, और GSR को याद रखोगे GST से, ठीक है। तो ऐसे छोटा छोटा कोई चीज बना रहो जिससे आपको याद रहे यार, क्लिक कर जाए, भूल गए तो क्लिक कर जाए, ऐसा कुछ होता है तो जरूर क्लिक करता है, आपको पता होगा, ठीक है यार। क्लासिफिकेशन की बात हो गई, ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। तो GSR और IEO, G से हमको ग्रॉस हो गया, S से सिस्टमैटिक, R से रैंडम, और यहाँ पे IEO,
आई का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, ई का मतलब एनवायरमेंटल पर्यावरण के कारण, है ना, और ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, हम ऑब्जर्वेशन करने गए तो एरर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास हो गया स्टैटिक एरर के बारे में बात मैंने कर लिया। सर इसको एक्सप्लेन कर दो इस वीडियो में यार, इसी वीडियो में आप एक्सप्लेन कर दो कि ग्रॉस एरर क्या होता है। कर देते हैं यार, चलिए ग्रॉस एरर क्या होता है इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए क्या? ग्रॉस एरर क्या होता है इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए। चलिए तो यहां पे देखिए, अब पहला आपका आता है ग्रॉस एरर, फर्स्ट आपका आता है ग्रॉस एरर। चलिए ग्रॉस एरर हेडिंग डाल लो सभी लोग, ग्रॉस एरर पहला क्या आता है याद कर लो बेटा, इतने बार बोल रहा हूं इसका मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए। तो फर्स्ट आपके पास आता है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर आता है तो चलिए यहां पे ग्रॉस एरर आता है, तो ग्रॉस एरर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्रॉस एरर, दिस एरर आर ड्यू टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एरर आर ड्यू टू, है ना, तो लिख लो ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर आर, है ना, ग्रॉस एरर आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक्स। आप लोग गलती करोगे, आपके गलती के कारण जो एरर होगा दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर, उसी को ग्रॉस एरर बोलोगे। दिस एरर आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, दिस एरर आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, है ना, तो ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण जो गलती होगा दैट इज योर ग्रॉस एरर। तो यहां पे हमारा जो मेन पॉइंट है ह्यूमन मिस्टेक्स। तो जो भी मनुष्य अपना रीडिंग लेते समय कुछ भी मिस्टेक्स करेगा, या कैलकुलेशन करते समय, या जो भी बहुत सारे रीजन हो सकता है, या कनेक्शन करते समय, तो जो भी आप मिस्टेक करोगे, मतलब ह्यूमन के कारण होने वाला मिस्टेक्स, मेरे कारण जो मिस्टेक हुआ, आपके कारण मिस्टेक हुआ, उसके कारण मिस्टेक हुआ, तो ह्यूमन के कारण जब मिस्टेक होता है दैट एरर इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर। आया बात समझ में सभी को? ह्यूमन के कारण जो आपका मिस्टेक होता है वो आपका ग्रॉस एरर। अब एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं तो यहां पे ग्रॉस एरर क्या क्या होगा, जैसे कि डूइंग लूज कनेक्शन, पहला लिख लो डूइंग लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन कौन करेगा भाई? कोई मनुष्य ही जाति का, प्रजाति का ही करेगा। आपको बोलूंगा जा बेटा कनेक्शन करके आ, तो आप लूज कनेक्शन कर दिए, और लूज कनेक्शन करने के कारण स्पार्किंग हुआ, पावर लॉस हुआ, जो भी हुआ उसके कारण जो एरर आया, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप होंगे ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर। पहला डूइंग लूज कनेक्शन के कारण, है ना, टेकिंग रीडिंग्स, यदि आप रीडिंग लेने मैंने आपको भेज दिया और आप मुझे गलत रीडिंग ला के दे दिए, तो ये हमारे कारण होने वाला मिस्टेक हुआ ना भाई। उसमें इंस्ट्रूमेंट का क्या दोष, उसमें सिस्टम का क्या दोष, उसमें एनवायरमेंट का क्या दोष, उसमें ऑब्जर्वेशन का क्या दोष नहीं, है ना। तो टेकिंग रीडिंग्स, यदि आप रीडिंग्स लेने जा रहे हो, टेकिंग रीडिंग्स, आप रीडिंग लेने जा रहे हो, है ना, और आपने गलत रीडिंग ला के मुझे दिया, तो उसके कारण जो होने वाला एरर है सब ग्रॉस एरर में आएगा। जैसे टेकिंग कैलकुलेशन या फिर डूइंग कैलकुलेशन, ऐसे लिख लो डूइंग कैलकुलेशन। आप कोई फॉर्मूला में मैंने रखने के लिए बोला, रीडिंग लेके आ गए और कोई फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट करके बताओ मैंने बोला, आप नहीं कर पाए, तो जो एरर आया दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर समझ में आ गया, मनुष्य के कारण होने वाले एरर को ग्रॉस एरर बोलोगे, ह्यूमन मिस्टेक्स को ग्रॉस एरर बोलोगे। ओके, समझ में आ गया। अब मुझे ये बताना आप लोग, ये ग्रॉस एरर जो है ना बच्चों, ये जो ग्रॉस एरर जो है ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये मुझे बताइए आप लोग। ग्रॉस एरर जो है वो वेरिएबल एरर है कि कांस्टेंट है? आप खुद सोच के बताओ, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो, मैं सुन लूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं ग्रॉस एरर जो मेरे पास है ना बेटा, ग्रॉस एरर ये कैसा एरर है बेटा? वेरिएबल एरर है। क्यों वेरिएबल एरर है? अरे भाई जरूरी थोड़ी है ये ह्यूमन बाय ह्यूमन क्या करेगा, वेरी करेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर ह्यूमन वही लूज कनेक्शन ही करेगा, रीडिंग लेने में ही गलती करेगा, कैलकुलेशन करने में रीडिंग करेगा। ये तो हर ह्यूमन का अलग अलग नेचर होता है, मेरे से अलग गलती हुआ, आपसे अलग गलती हुआ, उससे अलग गलती हुआ। तो दिस एरर इज वेरीज बाय ह्यूमन, है ना, दैट्स व्हाई द रीजन कि दिस एरर इज वेरिएबल एरर। तो दिस इज वेरिएबल एरर। ये जो एरर है ये कैसा एरर है बेटा? वेरिएबल एरर है। तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं ये मेरा वेरिएबल एरर। आ रहा है बात समझ में? ऐसा लिख दिया करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल एरर। तो ये मेरा क्या है? वेरिएबल एरर है।
क्यों वेरिएबल एरर है? क्योंकि इट वेरीज, है ना, पीपल बाय पीपल या ह्यूमन बाय ह्यूमन, पीपल क्या होता है भाई? पीपल बाय, इट वेरीज पीपल बाय पीपल। आप अच्छे से कर लेना इसको, मैं ई को पहले लिख दिया हूं। चलो आप लोग बोल दोगे यार, मैं कर देता हूं। चलो, इट वेरीज पीपल बाय पीपल। आया बात समझ में? मतलब इट वेरीज पीपल बाय पीपल, दैट्स वाई this error is known as, this error is variable error. That's why this error is variable error. आ गया बात समझ में? ग्रॉस एरर तो एकदम क्लियर हो गया होगा यार। ग्रॉस एरर तो किसको समझ में नहीं आएगा? बोलो बच्चों, आ गया सबको? आगे बढ़े तो ये ग्रॉस एरर सबको समझ में आना चाहिए। चलो भैया, ग्रॉस एरर सबको समझ में आ गया। अगला हमारे पास जो एरर है, ग्रॉस एरर के बाद दूसरा एरर हमारे पास क्या आया था? दूसरा एरर हमारे पास आया था भैया सिस्टमैटिक एरर। और ये जो सिस्टमैटिक एरर है ना, ये हमारे पास 3 तरीके का है ना? ये जो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है, ये हमारे पास 3 तरीके का है। कौन कौन से है भैया? ये जो सिस्टमैटिक एरर है हमारे पास, ये 3 तरीके का है। अब कौन कौन से है एक बार आप लोग मुझे बता दो, कौन कौन से है ये सिस्टमैटिक एरर 3 तरीके का? एनीबॉडी, किसी को कोई आइडिया है? ये जो सिस्टमैटिक एरर है हमारे पास, ये 3 तरीके का है ना? पहले भी बता चुका हूं। पहला आपके पास इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है। सेकेंड आपके पास है एनवायरमेंटल एरर। थर्ड आपके पास है ऑब्जर्वेशनल एरर। और ये जो सिस्टमैटिक एरर जो होता है ना, एरर ड्यू टू सिस्टम, आ रहा है बात समझ में? एरर ड्यू टू सिस्टम, जो आप सिस्टम यूज करने जा रहे हो मेजर करने के लिए, उसके कारण यदि एरर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? यहां पे सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। यदि किसी सिस्टम के कारण एरर हो रहा है तो एरर ड्यू टू सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पे सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। अब चलिए भाई, इसको 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं। बेहतरीन तरीके से अपन इसको सीखेंगे। क्या है 1 बाय 1 अपन सीखेंगे, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। सर सिस्टमैटिक एरर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बताइए आप। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलिए, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर को मैं यहां पे ले लेता हूं, अच्छे से यहां पे रख देता हूं इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली एरर हो गए, है ना? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना? तो दिस एरर लिखो। चलो, इसमें 1-2 पॉइंट लिखो पहले। दिस एरर इज ड्यू टू, पहला, दिस एरर इज ड्यू टू इनहेरेंट, this error is due to inherent operation of instruments। मतलब सर इसका क्या मतलब बना? This error is due to inherent operation of instrument। inherent operation मतलब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग कर रहे हो, यूज कर रहे हो, बीच में क्या हो जाता है? ऑपरेशन करते करते, यूज करते करते बीच में वो खराब हो जाता है। आ रहा है? जैसे कि किसी में फ्रिक्शन एरर हो गया, किसी में एजिंग इफेक्ट हो गया, उसका एज खत्म हो गया। जैसे बल्ब स्टार्टिंग नया लिए रहोगे तो मस्त प्रकाश देता है, जैसे पुराना होते जाता है धीरे धीरे डीम हो जाता है। आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए होंगे लेकिन हो जाता है। ट्यूबलाइट नया लेके आओगे तो एक ही बार में फ्लिक करता है और ग्लो कर जाता है, लेकिन पुराना हो जाता है तो फ्लिक करते रहता है। तो दिस इज द इनहेरेंट ऑपरेशन, है ना? तो दिस एरर इज ड्यू टू द इनहेरेंट ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है? एजिंग इफेक्ट, फर्स्ट मैं लिख देता हूं एजिंग इफेक्ट मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक एज होता है, एज पार किया मतलब खत्म। सेकेंड मैं लिख देता हूं फ्रिक्शनल इफेक्ट, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई फ्रिक्शन वगैरह का इफेक्ट पड़ गया तो उसके कारण जो एरर होगा वो फ्रिक्शनल इफेक्ट। जैसे मैं थर्ड लिख देता हूं लोडिंग इफेक्ट,
जैसे मैं थर्ड क्या लिख दिया आपका, लोडिंग इफेक्ट बोल दिया। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, बताया भी हूं, पहले पढ़ के आओ लोडिंग इफेक्ट क्या होता है ना, रेजिस्टेंस करके बताया था। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी कम है तो उसका लोडिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, खुद लोड की तरह बिहेव कर जाता है ना, बताया था उसको। तो लोडिंग इफेक्ट याद करो। तो लोडिंग इफेक्ट के कारण जो एरर, फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण जो एरर होगा, एजिंग इफेक्ट के कारण जो एरर होगा, ये सारे एरर को आप किस में रखोगे, इंस्ट्रूमेंट एरर में रखोगे। तो ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग, ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन मत लिखो, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग, ठीक है, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये अब सही है। दिस एरर इज ड्यू टू द इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आया बात समझ में? जैसे कि एजिंग इफेक्ट, फ्रिक्शनल एरर, हिस्ट्रेसिस एरर भी लिख लो इसमें, हिस्ट्रेसिस एरर है ना, हिस्ट्रेसिस एरर भी लिख लो। चौथा हिस्ट्रेसिस एरर, हिस्टेरेसिस एरर, ये सब है ना। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो, इसके अलावा ये पहला पॉइंट है, ये सब आपका वो पॉइंट है। मेन जो आपका पहला पॉइंट है ये लिख लो, रोमन में आप इसको लिख लो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट रोमन में लिख लो, चलो उल्टा लिख दिए, चलो सेकंड लिख लो। और इसी में एक पॉइंट आप लोग ऐड करेंगे, एक पॉइंट और क्या ऐड करेंगे, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चूजिंग रॉन्ग कनेक्शन, लोडिंग इफेक्ट, सब इसी में आ जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का भी मिस यूज इसी में आएगा, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और थर्ड चूजिंग रॉन्ग कनेक्शन, है ना, गलत काम के लिए गलत, यदि आप इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हो, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मुझे, है ना, जैसे मुझे किसी काम के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की नीड है और आप उसके जगह में दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट करके, तो उसके कारण जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। आ रहा है बात समझ में? और चूजिंग रॉन्ग कनेक्शन, आप कनेक्शन ही गलत कर दी तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो आने वाली जो एरर होगा वो भी आपका इंस्ट्रूमेंट एरर में आएगा। तो ये सारे चीजें आएगा, लोडिंग इफेक्ट हो गया, इनहेरेंट ड्यू टू द इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग मतलब एजिंग इफेक्ट, फ्रिक्शन, ये सब है ना होने लगता है, हिस्ट्रेसिस, लोडिंग, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चूजिंग रॉन्ग कनेक्शन, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब दिखेगा, ऐसे एरर आपको दिखेगा तो इंस्ट्रूमेंट एरर में आपको टिक लगाना रहेगा। आ रहा है बात समझ में? इंस्ट्रूमेंट एरर में आपको टिक लगाना रहेगा। तो जस्ट आप रेडी रहना, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग्स के कारण होने वाला एरर, मतलब फ्रिक्शन दुनिया भर की चीजें उसी में आएगा, लोडिंग इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट, है ना, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। उसके बाद और उसमें आया था एक, है ना। तो ये सारे चीजें आपको दिखेगा, तो जस्ट आप वहां पे लगा देना, टिक। अब उसके बाद आता है मेरे पास एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर तो इजी है यार, एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट के कारण होने वाली एरर, ये तो एकदम इजी है। तो एनवायरमेंटल मेरे पास क्या है, एनवायरमेंटल जो एरर है वो किसके कारण होने वाली एरर है, ड्यू टू एनवायरमेंट, है ना। तो जस्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। दिस इज एरर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ error due to the effect of environment, error due to the effect of environment। जैसे कि environment का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे पास, जैसे कि environment का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि यहां पे हो गया प्रेशर, है ना, प्रेशर का इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तीसरा एनवायरमेंट में आपका डस्ट का इफेक्ट पड़ सकता है, तो डस्ट, है ना। चौथा पॉइंट मैं लिखूंगा तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ सकता है इंस्ट्रूमेंट पे, तो टेम्परेचर, जैसे कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे कैपेसिटेंस और स्ट्रे फील्ड इफेक्ट। तो ये सब देखने को मिलेगा, तो आप लगा देना एनवायरमेंटल एरर को, ठीक है। ये सारे आपको यदि देखने को मिलेगा तो आप क्या लगा दोगे, एनवायरमेंटल एरर को यहां पे टिक लगा देना है। क्या लगा देना है आप लोगों को, एनवायरमेंटल को टिक आप लोगों को लगा देना है। एनवायरमेंटल जैसे देखेगा प्रेशर का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी, डस्ट का, टेम्परेचर का, है ना, स्ट्रे कैपेसिटेंस या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये सब में आप एनवायरमेंटल को टिक लगा देना, एकदम करेक्ट होगा एनवायरमेंटल एरर।
ओके चलिए भैया जल्दी जल्दी करो, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं यार, ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि कौन से एरर किस में आता है ना। चलिए अगला है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एरर। अगला एरर हमारे पास है विच इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, चलो तो ऑब्जर्वेशनल एरर की अपन बात करें, यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर की बात करें तो देखो थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर के बारे में। चलिए ऑब्जर्वेशनल एरर की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब होता है कि जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं होता है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं होता है। मैं देखूंगा किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करूंगा फिर भी मुझे वो गलत दिखेगा, आप देखोगे फिर भी वो गलत दिखेगा, कोई और देखेगा फिर भी गलत, तो उसमें हमारा गलती नहीं होता है। वो दिखता ही वैसी है जैसे कि आप किसी को देखते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट को देखोगे उठा के तो उसमें एक मिरर का प्लेट लिखा रहता है। जैसे कि ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है पहले बता देता हूं मैं। जो पैरालैक्स एरर होता है, पैरालैक्स एरर, आया बात समझ में? पैरालैक्स एरर इज नोन एज, पैरालैक्स एरर इज known as, parallax error is known as observational error, observational error। अब पैरालैक्स एरर का मतलब क्या है? जैसे कि आप मरीचिका देखते हो, होता नहीं है फिर भी दिखता है ना, होता है टाइप का, है ना। या फिर आप कोई सिक्के को पानी के अंदर में रखते हो तो ऊपर आता हुआ दिखाई देता है ना, तो ये सब ऑब्जर्वेशनल एरर है, वो सबको दिखेगा। इसमें किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का जो रीडिंग लेने गया है उसका कोई गलती नहीं हो, दिखेगा ही वैसे, आप जाओगे फिर भी आपको दिखेगा, मैं जाऊंगा फिर भी। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन के कारण जो एरर आता है, ऑब्जर्वेशनल जो एरर आता है, जो हम ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो हमको जो दिखाई पड़ता है वही ऑब्जर्वेशन। जैसे कि किसी भी मीटर में देखना पॉइंटर होता है और स्केल है, तो पॉइंटर और स्केल के बीच में एक मिरर स्ट्रिप लगा होता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो ये आपका स्केल है, ये स्केल है, ठीक है, और यहां पे आपके पास एक पॉइंटर है, ये स्केल है और यहां पे आपके पास एक पॉइंटर है। आ रहा है बात समझ में? ये स्केल है और यहां पे आपके पास एक पॉइंटर है। आप देखोगे कि आपके पास ऐसे करके स्केल और पॉइंटर के बिटवीन एक मिरर स्ट्रिप लगा होता है, ये भी पूछा गया, मिरर स्ट्रिप लगा होता है। तो इसी ऑब्जर्वेशनल एरर, इसी पैरालैक्स एरर को कम करने के लिए क्या लगा होता है, यहां पे आपका एक क्या लगा होता है, एक मिरर का स्ट्रिप लगा होता है, मिरर स्ट्रिप लगा होता है, मिरर स्ट्रिप यहां पे लगा होता है, मिरर स्ट्रिप यहां पे लगा होता है ना। तो आप देखोगे ना, तो जब रीडिंग लेने जाओगे और मिरर स्ट्रिप नहीं रहेगा तो यहां पे आपका ऑब्जर्वेशनल एरर होने का चांसेस रहता है। उस एरर को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स एरर। मतलब पॉइंटर हमको जिस पॉइंट पे दिखाता है एक्चुअली में वो होता नहीं है, उस एरर को पैरालैक्स एरर बोलते हैं। तो उसी को एक्यूरेट जगह पे देखने, जैसे कि देखो स्केल ऊपर होता है ना थोड़ा सा, और हमारा जैसे स्केल नीचे है और हमारा पॉइंटर उसके ऊपर है, तो हमको दिखेगा कि भाई वो रीडिंग उतने में ही है। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आपका आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो इसके सीधा में है, ऐसे दिखेगा, ये नीचे है ये ऊपर है, तो दिखेगा एकदम सही दिखते रहेगा 10 एम्पियर पे ही मेरा पॉइंटर है करके, लेकिन होता नहीं है, कभी कभी ऐसा था। तो उसी के कारण जो होने वाला एरर है दैट इज कॉल्ड द पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर को ही हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशनल एरर को रिड्यूस करने के लिए आप लोग यहाँ पे मिरर स्ट्रिप यूज करते हो। तो मिरर स्ट्रिप करते हो तो ये जो शैडो बनता है, ये पॉइंटर का जो यहाँ पे शैडो बना, मान लो ये पॉइंटर का जो शैडो बना, ये शैडो, आया बात समझ में? पॉइंटर का जो ये शैडो बना, उसको देख के हम लोग जो ऑब्जर्वेशनल एरर है उसको कम कर सकते हैं। तो शैडो से ही हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर को ही क्या करते हैं, पैरालैक्स एरर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। पैरालैक्स एरर को ही हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं बाय यूजिंग मिरर स्ट्रिप। मिरर स्ट्रिप में जो शैडो बनता है उसी हिसाब से हम अपना रीडिंग को लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा यार सभी को, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें हम लोग मिरर स्ट्रिप कहां पे कनेक्टेड होता है, तो ये आपके पास होता है स्केल और ये होता है पॉइंटर, ये होता है पॉइंटर। तो स्केल और पॉइंटर के बीच में आपके पास क्या होता है, एक मिरर स्ट्रिप होता है। किसके बीच में, स्केल और पॉइंटर के बीच में मिरर स्ट्रिप। मिरर स्ट्रिप से आपको शैडो मिलता है और इसी शैडो से आप लोग क्या लेते हो, इसी शैडो से आप लोग रीडिंग को लेते हो, टेकिंग द रीडिंग।
शेडो को ही देख के आप रीडिंग लेते हो। आगे बात समझ में, इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। द पैरेलैक्स एरर इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल एरर, और उस पैरेलैक्स एरर को मिनिमाइज करते हो बाय यूजिंग क्या, मिरर स्ट्रिप। मिरर स्ट्रिप यूज करके उसको आप मिनिमाइज करते हो। इतना क्लियर है? तो आपको बस यही जानना है, ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब पैरेलैक्स एरर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल एरर क्लियर हो गया बेटा ये? हाँ, अब मुझे इसमें एक चीज बताइए, ये जो आप लोगों ने पढ़ा ऑब्जर्वेशनल एरर के बारे में आप लोगों ने बात किया, ये ऑब्जर्वेशनल एरर जो है या फिर आप सिस्टमैटिक एरर के बारे में आप लोगों ने बात किया यहाँ पे, तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है आपके पास, ये जो सिस्टमैटिक एरर है, ये जो सिस्टमैटिक एरर है, क्या ये सिस्टमैटिक एरर कैसा एरर है? ये जो सिस्टमैटिक एरर है आपके पास, ये कैसा एरर है? सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सिस्टमैटिक एरर, क्या ये ऑब्जर्वर बाय ऑब्जर्वर वेरी कर रहा है? ये तो सब ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगा ना, है ना? तो इसलिए हमारे पास जो सिस्टमैटिक एरर है, कैसा एरर हुआ बेटा? सिस्टमैटिक एरर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट एरर है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सारे ऑब्जर्वर के लिए वही एरर, ऑब्जर्वर बाय ऑब्जर्वर वेरी नहीं करेगा, है ना? तो इट इज डू नॉट वेरी, है ना, बाय ऑब्जर्वर। दैट्स व्हाई द रीजन दिस एरर इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। दैट्स व्हाई द रीजन की सिस्टमैटिक एरर इज अ कांस्टेंट एरर। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट एरर है ना? इसको तो सभी लोग नोट कर लेना बेटा अपने कॉपी में। तो ये मेरा कांस्टेंट एरर है। जैसे कि ह्यूमन मिस्टेक क्या था, है ना? ह्यूमन मिस्टेक आपका वेरिएबल था, वो ऑब्जर्वर बाय ऑब्जर्वर वेरी कर रहा था। ये हमारा ऑब्जर्वेशनल, ये जो सिस्टमैटिक एरर है वो आपका कांस्टेंट एरर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना चाहिए, जो आप लोगों को नोट करना चाहिए। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो आपका कांस्टेंट एरर होता है। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट एरर है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में, जो लास्ट एरर है दैट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। नाम से क्या समझते हो? रैंडम, नाम से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम? रैंडम से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो एरर होगा इसके कारण का पता नहीं रहता अपने को, इसके सोर्स का पता नहीं रहता। रैंडम एरर क्यों होता है, कैसे होता है, किसके कारण होता है, इसके सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज द एरर, है ना? ये एक ऐसा एरर है जिसके सोर्स के बारे में हम लोग को पता नहीं रहता। तो हम क्या लिखेंगे? दिस एरर आर ड्यू टू द अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस। क्या लिख सकते हैं हम लोग इस एरर के बारे में? क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस एरर आर ड्यू टू द, दिस एरर आर ड्यू टू द अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस। दिस एरर आर ड्यू टू द अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसके बारे में, एक बार इसके बारे में लिख देता हूं। ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर लिख रहा हूं, चलो, है ना? रैंडम एरर, रैंडम एरर आर ड्यू टू द रैंडम एरर आर ड्यू टू द अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस, है ना? सोर्सेस। क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट कि रैंडम एरर आर ड्यू टू द अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस। ऑल्दो दिस एरर आर वेरी स्मॉल एरर, है ना? बट ये एरर क्यों आता है, किसके कारण आता है, नहीं पता, रीजन नहीं पता, है ना? तो इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं। दिस एरर आर कम्स सडनली एंड एलिमिनेट सडनली। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस एरर आर कम्स सडनली, दिस एरर आर कम्स सडनली, दिस एरर आर कम्स सडनली, दिस एरर आर कम्स सडनली एंड eliminate easily and eliminate this error are come suddenly and eliminate easily, या suddenly लिख लो, and eliminate easily, this error are come suddenly and eliminate easily, this error are come suddenly and eliminate easily। क्या लिख रहे हैं हम लोग? this error are come suddenly and eliminated suddenly, ऐसे भी लिख लो suddenly, बट द रीजन ऑफ द एरर इज नॉट नोड। ठीक है, ये इजिली के जगह में, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे यार,
बट द रीजन, ये लिख देता हूं मैं, सडनली एलिमिनेट दिस एरर आर कम सडनली एंड एलिमिनेट सडनली एंड एलिमिनेट सडनली एंड एलिमिनेट सडनली, सडनली दिस एरर कम सडनली एंड एलिमिनेट सडनली, है ना। बट द रीजन are not known, but the reasons are not known। लेकिन हमको रीजन पता नहीं होता, ये एरर क्यों आता है और कब चला जाता है, हमको रीजन पता ही नहीं होता। क्या बोला मैं, ये एरर कब आता है, कहां से आता है, कब चला जाता है, कुछ भी नहीं पता रहता है यार। इसके हमारे सिस्टम में क्यों एरर हो रहा है। यदि मेरा एम मीटर है, वो एम मीटर यदि थर्टिकल 5 एम्पियर रीड करना चाहिए, लेकिन 5 एम्पियर रीड कर ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं कर रहा है। कुछ ना भाई रैंडम एरर हो रहा है, कुछ ना कुछ रैंडम एरर हो रहा है। रैंडम एरर होने के कारण ही मुझे कोई रीजन नहीं पता, रैंडम एरर के कारण मुझे कुछ भी रीजन यहां पे नहीं पता, है ना। सो दीज आर मोर बट इफेक्ट इज वेरी लेस, है ना। तो थोड़ा सा मैं और लिख रहा हूं इसमें 1-2 लाइन, फिर ये खत्म करते हैं। दीज आर मोर but effects are less, these are more but effects are less, है ना। ये बहुत ही होता है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, इफेक्ट आर लेस, है ना। तो ये हो गया these are more but effect are less, है ना। टू एलिमिनेट दिस एरर, इसी में लिख दूं क्या, हाँ चलो लिख देता हूं। टू एलिमिनेट this error, random, ऐसे लिखो, to eliminate this error statistical analysis carried out, statistical analysis carried out, है ना। so these are more but effect are less, to eliminate this error statistical analysis carried out, है ना। statistical analysis carried out, that is we are taken multi sample data, that is we are taken multi sample data, sample data, है ना। let x is equal to x1, x2, x3 and so on up to xn, ऐसे करके मल्टी सैंपल डेटा आप लोगे और यहां से आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत सारे चीज को यहां से आप निकालोगे। अब वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कैसे करोगे मैं बताऊंगा, उसको थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी एरर के बारे में बेसिक देखेंगे। तो यहां के जस्ट आगे मैं थर्ड टॉपिक में बताऊंगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बातें करूंगा, ठीक है। तो मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में वहां पे बातें करूंगा, कैसे चीजों का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप लोग करते हो, कैसे चीजों को कैलकुलेट करते हो। ओके, तो चलिए अभी मैं इतना ही बात करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं, वहां पे फिर मैं आप लोगों से स्टार्ट करूंगा। तो यहां पे मैंने आप लोगों को एरर बताया, 3 टाइप का एरर था। ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण होता है, दूसरा आपके पास सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है। एक आपके पास होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, दूसरा आपके पास होता है वहां पे इंस्ट्रूमेंट एरर के बाद दूसरा जो होता है वो आपका एनवायरमेंटल एरर और तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना, इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स के कारण होने वाला एरर, जैसे एजिंग वेजिंग जितना होता है सब लिख दिए थे उसमें। उसके बाद आपके पास सेकंड जो एरर होता है वो आपका होता है पहला जो एनवायरमेंटल, पहला तो आपका इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया, दूसरा एनवायरमेंटल एरर। तो एनवायरमेंटल एरर में जितने भी एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, डस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब के कारण होने वाला जो एरर होता है इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल एरर। तीसरा आपके पास जो एरर था वो था ऑब्जर्वेशनल एरर। तो पैरालैक्स एरर को ही ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आप वहां पे एक मिरर स्ट्रिप आप यूज कर लेते हो शैडो के, है ना, उसको कम करने के लिए, और शैडो से ही आप उसको देख करके ऑब्जर्वेशन करते हो, मतलब ऑब्जर्वेशनल एरर को मिनिमाइज करते हो, ठीक है।
फिर तीसरा आपके पास जो एरर था वो आपका होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, इसका सोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस, है ना। ये एरर क्यों आता है, कहां से आता है, वो हमको नहीं पता रहता है। तो जस्ट मैंने इसको लिख दिया अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस, है ना, इसके सोर्स के बारे में हमको पता नहीं रहता। फिर मैंने आपको बताया कि दिस एरर आर कम सडनली एंड एलिमिनेट सडनली, है ना, बट द रीजन इज नॉट नोट, आएगा चला जाएगा, रीजन नहीं पता कब आएगा कब जाएगा, है ना। दीज आर मोर बट देयर इफेक्ट इज वेरी लेस। टू एलिमिनेट दिस एरर वी आर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैरिड आउट, दैट इज वी आर टेकन मल्टी सैंपल डेटा, और वहां से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग कैरी करते हैं और वहां से चीजों को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग रैंडम एरर को आगे बढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, वहां पे बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही बात करते हैं। थैंक यू सो मच।